अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने बात करनी है एक ऐसी है तो मेडिकल की बीमारी, लेकिन ये समाजी मसला भी बना हुआ है। इसको हम कहते हैं एक्जिमा। एक्जिमा आपने देखा होगा कि नौजवान लड़के और लड़कियों के हाथों पे, चेहरे पे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, बालों के साथ सर पे कहीं ना कहीं पे कुछ निशान से होते हैं और उन लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उनको छुपाते फिरते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये मसला उनको तंग ना करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मसला उनको रहता है, इसको एक्जिमा कहते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो बुनियादी तौर पे एक्जिमा है क्या। एक्जिमा एक ऐसी दायमी जल्द की मसला है कि जिसमें आपकी जो जल्द होती है वो सुर्ख हो जाती है, खुश्क रहती है और वहाँ पे ख़ारिश रहती है, और बाज़ का तो वहाँ पे क्रैक हो जाते हैं कि वो अलहदा होना शुरू हो जाते हैं वो हिस्से। तो इसको आम ज़ुबान में, मेडिकल की ज़ुबान में एटोपिक डर्माटाइटिस भी हम कहते हैं। ये तकरीबन कह लें कि हर उम्र के लोगों को ही ज़्यादा ये मसला करती है। नौजवानों में इसलिए ज़्यादा ये फ़ील होता है कि चाहे तो वो लड़के हों या लड़की हों, वो काफ़ी ज़्यादा हसास होते हैं अपनी जल्द के बारे में, क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वो आपका तारुफ़ होती है लोगों के साथ, और अगर आपके तारुफ़ में कोई मसला हो तो ज़ाहिर है कि वो फिर आपकी नफ्सियात के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर ये चीज़ असर करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि जिनको एक्जिमा तंग कर रहा है, उनके फैमिली में किसी को तंग कर रहा है, तो वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब ये होता क्यों है, जहन में एक सवाल पैदा होता है कि लोगों को क्यों होता है। इसकी जीनियाती वजह भी हो सकती है और बाज़ का तो माहौलियाती वजह भी होती है। मुख्तलिफ यानी फ़ैक्टर हैं। ये ख़ास तौर पर फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है कि जिनमें पहले ही कोई ना कोई एलर्जी का मसला हो, यानी कोई एक्जिमा का मसला हो, या उनमें कोई दमा का मसला हो, या किसी और एलर्जी का उनको मसला हो। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनका जो मुदाफ़ित निज़ाम होता है वो बड़ा हसास हुआ होता है। कोई छोटा सा माहौलियाती कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम बन गया, तो क्या होगा कि इन लोगों को ये जो मुदाफ़िती निज़ाम है ये इनकी जल्द के हिस्सों को ख़राब करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो जल्द का बैरियर होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जैसे वो कमज़ोर पड़ता है और ये उसको ख़राब करना शुरू करता है, तो उसके बाद लोगों को फिर वहाँ पे दायमी कोई भी चीज़, जिसको हम एक्यूट कहते हैं या क्रॉनिक कहते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन से होता है कि जो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करें, कि मुसलसल उनको तंग करती रहें, कभी एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। एक तो हुआ किसी को नमूनिया हुआ, ठीक हो गया, ये एक्यूट इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन जो बार बार होती रहे तो उसको हम दायमी या क्रॉनिक कहते हैं। तो फिर ये जल्द का मसला भी ऐसे लोगों को फिर बार बार तंग करता है दायमी तौर पे। तो ये है कि लोगों को क्यों होता है। अब रिस्क फैक्टर हैं इसके, कुछ रिस्क फैक्टर उन्हें कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे रिस्क फैक्टर समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, वो बाइक चलाता है, वो हेलमेट नहीं पहनता, वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है, एक ऐसे एरिया में चलाता है कि जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद ये होता है कि वो अक्सर बाइक को स्पीड से चलाते हुए, जिसने कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ, और वो मोबाइल की तरफ भी देखता है मैसेजेस पढ़ते हुए। तो इसका मतलब है ओवर स्पीडिंग एक रिस्क फैक्टर हो गया, यंग एज एक रिस्क फैक्टर हो गई, हेलमेट का ना पहनना एक रिस्क फैक्टर हो गया, बाइक को चलाते हुए मोबाइल की तरफ देखना एक रिस्क फैक्टर हो गया, रश वाली जगह पे स्पीड करना एक रिस्क फैक्टर हो गया। तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं कि इससे एक्सीडेंट होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो एक्जिमा है ये भी रिस्क फैक्टर या वो ऐसे अवामिल के जिनके होने से, एक से ज़ायद के होने से किसी को एक्जिमा का मसला ज़्यादा हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं उसमें आता है, जैसे किसी की ख़ानदान में अगर एलर्जी का मसला हो, इसी तरह से कोई ऐसी जगह पे रहता हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार हो, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो, इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो साबुनें इस्तेमाल करने की जो सोप्स होती हैं, ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा हार्श सोप जिनको हम कहते हैं, जिनके अंदर केमिकल डले होते हैं, उनको इस्तेमाल करने की किसी को आदत हो, या डिटर्जेंट बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। या कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहे, यानी स्ट्रेस का शिकार रहे, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये भी वो हैं कि अवामिल हैं कि जो रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं कि जो चल रहा है आपको एक्जिमा, और उसको अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगी या एग्रीवेट कर देंगी। तो इन जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से लोग नहाते हैं तो उनको अचानक ही अटैक शुरू हो जाएगा, है तो दायमी मसला लेकिन उस वक्त अचानक हो जाएगा। ऐसे कपड़े पहनना कि जिसमें या वूल हो या उसमें सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो ज़्यादा हो। इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाना या जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तो ये भी मसला बनाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना किसी वजह से अचानक ही, तो तब मसला बनता है। और बाज़ लोग जब
मॉइस्चर की कमी जब होती है, जिस सीज़न में कमी होती है या अगर जल्द पे कमी हो जाए, तो वो भी एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है, वो भी एक ऐसे अवामिल में शामिल है कि जो आपके इस मसले को बढ़ाता है। तो आपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसा करना है कि ये चीज़ आपको तंग ना करे ज़्यादा, आप इससे बच सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा कोशिश करें कि हल्का सोप इस्तेमाल करें और ऐसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो, क्योंकि खुशबू के चक्करों में उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल डाला होगा। कपड़े वो पहने कि कॉटन का कपड़ा सांस लेता है, जब वो सांस लेता है तो आपकी जिल्द भी नीचे सांस लेती है। इसी तरह से आपकी जो जिल्द होती है उसको पानी चाहिए, तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अच्छा, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके आने चाहिए। अक्सर आपको पता है, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हर आज के दौर में हर दूसरे इंसान को है, तो कोशिश करें कि उस वक्त जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो गहरे गहरे सांस लें। इसी तरह से कोशिश करें कि कोई वॉक कर लें। इसी तरह से कोशिश करें कि दोस्तों के साथ गपशप लगा लें। इसी तरह से कोशिश करें कि कोई हॉबी ऐसी हो, जैसे कि बाज़ लोग बागबानी, गार्डनिंग शुरू कर देते हैं, पौधों को पानी देना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो पेंटिंग शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर काम करें। तो स्ट्रेस को कम रखें ताकि स्ट्रेस भी इस चीज़ को तंग करता है तो वो तंग ना करे। और सबसे आखिर में मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। ये जो अक्सर लोग मुझसे जब क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी जिल्द के लिए एक ऐसा काम हम क्या करें कि जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, तो उसमें पानी पीने के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मॉइस्चराइजेशन है कि अपनी जिल्द के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और कोशिश वो करें कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबुएं ना डाली हों, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसके बाद बारी आती है कि घर में या कुदरती तौर पे क्या वो टोटके आप इस्तेमाल करते हैं कि जो आपको फ़ायदा मिलता है। होम रेमेडीज़ के अंदर है कि जैसे नारियल का तेल या जो जैतून का तेल होता है उसको अपनी जल्द पे लगाएं। इसी तरह से एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें, उससे आपको फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से ओट मील बाथ एक होता है, तो अगर वो आप लेते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। और इसी तरह से विटामिन ई ऑयल है, वो भी मार्केट से मिल जाता है, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो घरेलू टोटकों का और रिस्क फैक्टर को कम रखना, एग्रेवेटिंग फैक्टर को कम रखने का मकसद ये है कि आप अटैक को कोशिश करें डाउन करने की। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अटैक बहुत ज़्यादा रहता है तो फिर मेडिकल मैनेज करना पड़ता है। अब मेडिकल की मैनेजमेंट में क्या शामिल है, उसमें यह है कि अगर आपकी अलामात बहुत ज़्यादा हों तो फिर आप स्टीरॉयड की क्रीम आपका, लेकिन ये आपका डॉक्टर ही करेगा। ये जो पोर्शन है ये डॉक्टर की हदायत के बगैर आपने नहीं चलना। स्टीरॉयड की क्रीम आपको दे सकते हैं, आपकी ख़ारिश को कम करने वाली एंटीहिस्टामीन आपको दवाई दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा मसला हो तो इम्यून मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन उन्हें हम कहते हैं, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन ये करेगा आपका डॉक्टर। क्यों आपका डॉक्टर ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ख़ुद मैनेज करने की कोशिश करेंगे, इसका इलाज ख़ुद करने की कोशिश करेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा कि देखें, अब स्टीरॉयड की क्रीम आप ज़्यादा देर लगाते हैं तो उससे फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी और ख़राब होती है, आपकी हड्डियों का मसला बन सकता है, शुगर ब्लड प्रेशर की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर, उनकी हदायत के बगैर नहीं इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, एक्जिमा हो या इस तरह की कोई भी बीमारी हो, ये सारी मैनेजेबल हैं। अगर काबिल इलाज ना भी हों, अगर ट्रीटेबल ना भी हों, तो मैनेजेबल हैं। आप इनको उस लेवल पे रख सकते हैं कि आप मुआशरे के अंदर घूमते भी रहेंगे, समाज में चलते भी रहेंगे, लोगों के साथ अपने मामलात भी आपके ठीक रहेंगे और आपको कोई एम्बैरेसमेंट भी नहीं होगी, कोई ज़हनी परेशानी भी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको एक्जिमा, आपके किसी प्यारे को एक्जिमा है, ना सिर्फ एक इस वीडियो से के पैगाम को समझें, बल्कि मेरे इस पैगाम को भी समझें कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर के काबिल है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें और हो सके तो लाजमी दोस्तों को रिकमेंड करें ये वीडियो।